एनवायरमेंटल स्टडीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का हो, पर्टिकुलरली टीचिंग रिलेटेड जो पोस्ट है, ईवीएस का बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन आज हमारा डिजाइन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि आपके लिए डी ट्रिपल एस पी, ई एम आर एस, सी टेट, ओ टी टी, ओ एस एस टी टी एंड सारी जो टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सम क्वेश्चन रिलेटिंग टू ईवीएस। अगर आप मेरे चैनल में नए हो, प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है, उसका उसके ऊपर भी एक वीडियो है, जो कि व्हाट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे डिटेल्स जो कि टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार आते हैं। सो प्लीज गाइस टू फॉलो दिस वीडियोज। I will also give this link in my description box. NCEP which is one of the theme of EVS, जो कि यहाँ पर चार ऑप्शन है, जैसे कि फूड, वेदर, क्लाइमेट एंड इकोलॉजी। एनसीएफ के अनुसार 2005 के अनुसार ये जो थीम है ईवीएस की क्या है, फूड है या वेदर है या क्लाइमेट है या इकोलॉजी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, फूड। जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार एनवायरमेंटल जो स्टडीज है, जो ईवीएस है हमारी, उसका जो थीम था वो है था फूड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, Worli is a traditional art form. It is in which state? एक बार ध्यान रखना, एनवायरमेंटल का मतलब ये नहीं कि अदर थिंग्स हुई सराउंड अस, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट। जिसके साथ हम रह रही है, जो हमारे आसपास हो रही है, चल रही है, वो चीज़ को सिर्फ क्लाइमेट कहो, सैल कहो, एयर पोल्यूशन कहो, वो रिलेटेड को हम एनवायरमेंट नहीं कहते। एनवायरमेंट उससे भी ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि उसका जो एरिना है, जो और स्कोप से वो बहुत वास्ट है। आपकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बात करो, आपकी डांस फॉर्म के बात करो, कोई रिलेटेड स्टेट रिलेटेड कुछ चीज़ हो वो उससे, जैसे कि कोई संगीत हो, डांस फॉर्म हो, आर्ट फॉर्म हो, या किसी भी एक इंडिजिनियस टाइप का चीज़ हो, वो सारे चीज़ भी हमारे ईवीएस के अंदर आते हैं। सो प्लीज गाइस टू वेरी फोकस ऑन दैट ऑल्सो। वर्ली इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, इट इज इन हुई स्टेट? कौन से स्टेट में वर्ली जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है वो है हमारे तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये चारों स्टेट में वर्ली किस स्टेट की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, वो है हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर से, महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following place is termed as cold desert of our country? हमारा कंट्री में है, जिसको हम कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। ठीक है, हॉट डिजर्ट होते हैं, अनकोल्ड डिजर्ट होते हैं, इसको हम कोल्ड डिजर्ट कहते हैं, जो कि इंडिया में है, लद्दाख, मनाली, ऊटी, लेह। तो इन चारों जो स्पेस है, प्लेस है, इनमें से हम ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख को ही इंडिया का कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, which of the one of the following is not a seed? यहाँ पर चार ऑप्शन है, जैसे कि ब्लैक पेपर, राइस, सागो एंड मस्टर्ड। आपको ये बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन जो है सीड नहीं। एग्रीकल्चर बेस्ड कोई क्वेश्चन, कोई स्कीम हो, जैसे कि कोई किस्म की चीज़ बताए, राइस का कौन से किस्म आ रहे, वो सारी चीज़ भी बहुत बार कम्पिटेटिव एग्जाम में आया है। सो गाइज ऑल्सो डू हैव सम जनरल अवेयरनेस ऑन दिस रिगार्ड, क्योंकि ये जो ईवीएस का क्वेश्चन से या ईवीएस का जो पार्ट है, वहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार 10-12 आ जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, कोई न्यू रिपोर्ट या पॉलिसी हुआ है इंडिया लेवल में एंड इंटरनेशनल लेवल में, वो चीज़। और इम्पोर्टेंट जो है आपकी जो बुक लिस्ट है, किस बुक में आप एनवायरमेंट पढ़े। एक सबसे महत्वपूर्ण बुक है जो कि इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ओपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो,
या कोई भी रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव के लिए, एनवायरनमेंट में अगर आपको कमांड करनी है या सारे कंसेप्ट क्लैरिफाई करनी है, वो शंकर आईएएस आप देख सकते हो, वो एक बहुत अच्छी बुक है। या आप विजन आईएएस की जो कंपाइलेशन होते हैं ईयरली, वो चीज़ भी आप देख सकते हो, लेकिन वो एक कंसेप्ट के क्लैरिफिकेशन करती है, उसके सहित उनके करंट अफेयर्स होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स हम देख सकते हैं तो अच्छा है। और जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्या, हमारा टीचिंग रिलेटेड कुछ चीज़ अगर हो उसमें, ठीक है, इतने ये दो तीन चीज़ आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर कौन एक सीड नहीं है, ब्लैक पेपर एक सीड है, राइस भी एक सीड है, मस्टर्ड एक सीड है, लेकिन सागो जो है वो सीड नहीं है, वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैनमेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय मस्कीटो। हम सभी जानते हैं कि मस्कीटो के द्वारा बहुत सारे डिजीज फैलते हैं, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स बॉडी में भी, दोनों चीज में। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से सारे डिजीज होते हैं, किस जैसे कि रैबिट के द्वारा क्या डिजीज हो, डॉग बाइट करे तो क्या डिजीज हो, उसके रिलेटेड हम क्या वैक्सीनेशन लेते हैं या क्या चीज़ होते हैं हमारा ट्रीटमेंट के लिए, वो सारी चीज़ आपको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बताया गया है हमको कि मस्किटो द्वारा कौन सी चीज़ डिजीज होते हैं ह्यूमन को। चार ऑप्शन है, जैसे कि चिकन पॉक्स, निमोनिया, डेंगू एंड फीवर। अभी ये जो डिजीज है बहुत फैल रही है हमारा उड़ीसा में भी, बहुत सारी जगह में भी, क्योंकि हमारा लापरवाही के वजह से ये चीज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस थे हम कैसे बचे वहाँ पर, तो वो तो अलग बात है। वो है ऑप्शन नंबर सी, डेंगू जो है वो हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वो हमारा फैलते हैं कि मस्क्यूटो को द्वारा वो होते हैं, मच्छर अगर काटे हमको वो चीज़ डेंगू हमको हो सकता है। चिकन पॉक्स एक एयरबोर्न एंड वाटरप्रोन डिजीज है। निमोनिया एक जैसे कि हाई हमको कोल्ड हो गया है, उसके बाद ज़्यादा सीवियर स्टेज में हो गया है, वो निमोनिया है। फीवर तो सबको पता है, बॉडी टेम्परेचर जब भी हमारे बहुत बढ़ जाती है, जैसे कि 92 से ज़्यादा हो गया, अगर 93 95 से ज़्यादा, तो वो हमको फीवर कहते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है मस्किटो को द्वारा हमारा कौन से डिजीज होता है, वो है डेंगू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, while making groups for an active activity an EVS teacher should, जब भी कोई EVS टीचर पढ़ा रही है क्लास में, क्लास में पढ़ा रही है कौन सी भी क्लास में, वो कुछ एक्टिविटी करने चाहते हैं, जैसे कि हम सोशल साइंस में भी कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में, जैसे कि एलिमेंटरी, प्री एलिमेंटरी एंड मिडिल स्टूडेंट को पढ़ा रही है, तो लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ईवीएस का टीचर क्या करते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं, वो किस चीज़ को ध्यान में रखे, मेक टू ग्रुप्स ओनली, वन बॉय एंड वन गर्ल्स, दो ही ग्रुप बनाना है जितने भी स्टूडेंट हो उस क्लास में, एक बॉयज का एक गर्ल्स की बनानी है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपकी, मेक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, उनका जो मार्क है, हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है उनका मार्क बेसिस में, जैसे कि ग्रेडेशन बेसिस में हम उनको बनाए। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मेक मोर ग्रुप्स, ज़्यादा ग्रुप में हम ध्यान ध्यान दें कि और ज़्यादा कैसे ज़्यादा ग्रुप बनाए, जैसे कि डायड एंड ट्रायड बनाए, जैसे कि दो लोग में एक ग्रुप होते हैं, तीन लोग में भी एक ग्रुप होता है, जिसको डैड बोलते हैं वो दो लोग में ग्रुप हो, जिसको ट्रायड बोलता है वो तीन लोग में एक ग्रुप हो। तो इसी तरह ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप, ज्यादा ग्रुप बनाए। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इंश्योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, जैसे कि जो ग्रुप बना है उसमें ध्यान रखे कि उनके बीच में कोऑपरेशन कैसा रहे और वो खुद का पार्टिसिपेशन कैसा रहे, इस चीज को ध्यान में रखे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँ आंसर करने के पूर्व, जो कि आप अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि फर्स्ट पहला क्वेश्चन पढ़ ली, ऑप्शन नंबर ए पढ़ ली, तो उसको लगेगा कि ए सही होते, तो वो आंसर दे दी। लेकिन ध्यान में रखना, एक बार चारों ऑप्शन पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर हो सकती है कि ऑप्शन नंबर 4 या 3 में सही आंसर हो, वो आपको जो लगता है वो सही नहीं हो। तो
इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। ऑप्शन पहले 4 पढ़ लो, उसको एनालिसिस कर लो, उसके बाद आप आंसर करना है। जितने भी टाइम हमारे पास है, 60 सेकंड हो, 30 सेकंड हो, जितने भी टाइम है, उसके हिसाब से आप स्पीड अप कर सकती हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही, जैसे कि देखो पहला ऑप्शन में क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का ग्रुप अगर बना दिया जाए तो वो हो गया क्या, एक जेंडर स्टेरियोटाइपिंग ग्रुप, वो हम नहीं फैलाना चाहते। सारे इक्वल होते हैं, जैसे कि बॉयज हो और गर्ल हो, को करिकुलर जो स्कूल होते हैं वो हम देखते हैं। ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये अगर मार्क के बेसिस में ये कोई एग्जाम नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे कि हम मार्क के बेसिस में ग्रेडेशन उनको करें, ये एक एक्टिविटी के लिए हम तैयार करें, जो कि एक मिक्सअप होने चाहिए। मेनी ग्रुप्स, हमको बहुत ज़्यादा ग्रुप्स नहीं बनाने हैं, हमको ये फोकस करनी है कि जितने भी ग्रुप बने उनके पार्टिसिपेशन रहे, उनके कोऑपरेशन रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। जो कि एक ईवीएस का टीचर अगर ग्रुप बनाए तो वो ध्यान में रखे कि सारे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन रहे और उनके ग्रुप में उनका कोऑपरेशन रहे। ओके। तो देन क्वेश्चन नंबर 7, इकोसिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर ईवीएस स्टडी। जो कि हमारा ईवीएस स्टडी के लिए जो इकोसिस्टम्स होते हैं, इकोसिस्टम के मतलब आपको पता है, जैसे कि कम्युनिटी अगर हम कहें, एक जगह की बात करें, एक स्थान की बात करें, एक प्लेस की बात करें, जैसे कि आपके गांव की बात करो या आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करो, तो वहाँ पर अगर हम हिमालय की बात करें, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, कुछ पशु पक्षी रहते हैं, एक फॉरेस्ट होते हैं, वाटर होते हैं, सारी चीज़ होते हैं वहाँ पर। वो होता है एक इकोसिस्टम। हम जो सराउंडिंग में, जो एनवायरनमेंट में बसवास करते हैं, उनके जो सारे एनिमल्स हो या हमारा जो भी ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो सारी चीज़ को लेकर हमारा इकोसिस्टम्स होते हैं। जो हमारे ईवीएस के स्टडी के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए इकोसिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ इजीली अवेलेबल, ये हमारे आसपास है, इसीलिए इट इज़ ए वेरी चीप रिसोर्सेज, कुछ हमको एक्सपेंड नहीं करना पड़ता है, इसीलिए हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइक इट, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पर होते हैं तो वो पसंद करते हैं वो चीज़ को, या इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। एक जैसे कि कहीं एक वास्तविक रूप में, वो एक रियल सेटिंग में आपको शिक्षण की जो लर्निंग की प्रक्रिया को वो और त्वरान्वित करें और इजी बनाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम इकोसिस्टम ईवीएस के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्योंकि ये हमको एक रियल सेटिंग में लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 8, National Curriculum Framework 2005 has not recommended any prescribed curriculum and textbook for EVS for class 1 and 2. The most appropriate reason for this is, जो हमारा क्लास 1 एंड 2 जो कि प्री प्राइमरी है, उनके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने कोई भी एक प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक या कोई भी प्रेस्क्राइब करिकुलम नहीं दिया है। जो भी आपको ध्यान में आए, जैसे कि कोई ईवीएस अगर पढ़ा रहे हैं, वो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स के नेम क्या हो, किस टाइप के एनिमल्स हो, बर्ड्स के नेम क्या हो, वो सारे छोटे छोटे चीज़ हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन उनके लिए कोई प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक या करिकुलम एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रोवाइड नहीं हुआ है। रीजन क्या है, उसका अप्रोप्रिएट रीजन क्या है, ऑप्शन 4 है, जैसे कि ऑप्शन में हम देख लेंगे क्या है। ईवीएस इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ दिस क्लासेस, जो क्योंकि ये नहीं दिया गया है, क्योंकि ईवीएस क्लास 1 एंड 2 का कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ईवीएस इज ओनली फॉर हायर सेकेंडरी क्लास। जो हमारा ईवीएस है वो हायर सेकेंडरी क्लास के लिए, वो प्री प्राइमरी या क्लास 1 एंड 2 के लिए अप्रोप्रिएट नहीं। ऑप्शन नंबर सी में है, लर्नर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। हम जिसको पढ़ा रहे हैं, जो कि 5 से 7 स्टैंडर्ड के, 5 से 7 एज ग्रुप के लोग हैं, 4 से 8, 4 से 6 7 एज ग्रुप के, जो कि प्री प्राइमरी है, जैसे कि स्टैंडर्ड 1 एंड 2, वो ईवीएस का स्टडी जो हम पढ़ाएं उनको समझ में नहीं आता, इसीलिए हम 2005 एनसीएफ के द्वारा वो प्रोवाइडेड नहीं। या ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोवाइड ए कंटेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, या हमको एक कंटेक्चुअल लर्निंग का मतलब क्या होता है,
जैसे कि मैंने बोला कि एनिमल्स के नाम कहो, बर्ड के नाम कहो, वो कैसे दिखते हैं, उनका स्वर कितना, वॉइस वॉइस कैसे निकलते, बहुत सारी चीज़, जैसे कि लर्निंग को एंजॉयमेंट बनाए, एक एंजॉयबल बनाए, उसके प्लेइंग थ्रू जाने, बहुत सारे चीज़ को सीखे, वो है। नहीं कि एनवायरमेंट इकोसिस्टम का मतलब क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट हम भर दे। तो यहाँ पर एक कंटेक्चुअल लर्निंग को ध्यान में दे, एक कंसेप्चुअल लर्निंग को नहीं। इसीलिए एनसीए 2005 ने क्लास 1 और 2 के लिए कोई प्रिस्क्राइब ईवीएस नहीं दिया है। आप स्कूल के अनुसार, आपके एनवायरमेंट के अनुसार आप कुछ भी पढ़ा सकते हो वहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, चूज द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय मस्किटो। एक क्वेश्चन हम डिस्कशन करने से पूर्व में एक बात बताऊं, ये हो गए मस्किटो के। एक क्वेश्चन आ सकते हैं एयरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज, वो आपको देखना है, या आपको बैक्टीरिया कॉज डिजीज, वायरस कॉज डिजीज, वो चीज़ आपको एक बार देख लो कि किस टाइप का डिजीज किसके द्वारा होती है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है कि मस्क्यूटो ग्रुप के द्वारा कौन से मस्क्यूटो बाइट करने से हमको क्या क्या डिजीज हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में है मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स। एक बार ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मलेरिया, थायराइड, टाइफॉइड। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, पोलियो, चिकनगुनिया एंड टाइफॉइड। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मलेरिया एंड डेंगू दोनों मस्कीटो द्वारा होते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स मस्कीटो द्वारा नहीं होते, एक एयरबोर्न एंड वाटरबोर्न डिजीज होते हैं। देन ऑप्शन नंबर बी में क्या होता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। जो डेंगू होता है, जो मलेरिया, चिकन, तीनों ही हमारा मस्कीटो बाइट करने से हो रही है। तो ये यहाँ पर और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर आप देख सकते हो जैसे कि थायराइड या टाइफाइड, वो डेंगू सॉरी हमारा मस्कीटो द्वारा नहीं होते हैं। देन पोलियो भी एंड टाइफाइड मस्कीटो द्वारा नहीं होते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ उड़ीसा। यहाँ पर मैंने उड़ीसा रखा है, कोई भी आ सकते हैं, जैसे कि बिहार हो, झारखंड हो, अदर कोई स्टेट हो सकती है, या अदर कोई कंट्री, जैसे कि इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज कौन है। ठीक है, वो आप एक बार देख लो। ऑप्शन नंबर के है आपके पास, ए केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, बिहार। तो यहाँ पर उड़ीसा को एडजॉइनिंग करते हैं जो स्टेट, वो है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि महाराष्ट्र यहाँ पर नहीं है, केरला भी दूर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर्नाटक भी उड़ीसा के पास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, ब्रोंज इज ए मिक्सचर ऑफ टू मेटल। जो भी हमारा कोई आलज हो या कोई थिंग हो, वो दो मेटल्स या थ्री मेटल्स के द्वारा होती है। तो यहाँ पर ब्रोंज है, हो सकती है और भी किस चीज में वो पूछ सकती हो। तो इस टाइप मैंने क्वेश्चन इसीलिए रखा, ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लो एक बार। मैंने ट्राई करूंगी कि बहुत सारे क्वेश्चन को आपके पास रखो। ब्रोंज इज ए मिक्सचर ऑफ टू मेटल, दिस टू मेटल्स आर कपर एल्यूमिनियम, कपर एंड टिन, आयरन एंड टिन, एल्यूमिनियम एंड टिन। आपको देखना है कि ब्रोंज कौन दो मेटल से होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कपर एंड टिन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following is not a suitable formative assessment task in EVS। जो हमारे होते हैं दो टाइप के असेसमेंट होते हैं स्कूल में, वन इज फॉर्मेटिव, सेकेंड वन इज समेटिव। वो फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट के बारे में बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकती हो, मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। जो यहाँ पर है, जो कि सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट ईबीएस के लिए नहीं है, वो हमको बतानी है। डिस्कस द मेजर कंसेप्ट ऑफ ईबीएस, इनआर्ट ए प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ड्रॉ ए मैप ऑफ इंडिया विथ रिवर, डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन है जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी, डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मेटिव के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड आज। जो हमारा जातीय नेशनल एनवायरमेंटल पारिवेशिक रिसर्च गवेषणा केंद्र जो है वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल, नागालैंड,
राजस्थान या नागपुर? तो हमारा सही उत्तर है जो वो है नागपुर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर है नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च, जैसे कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, या कोई अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको पूछ सकती है। वो एक बार जो इंस्टीट्यूट रिलेटेड कौन सी स्टेट में है वो आप देख लो। ये भी एक बहुत क्लू है एग्जाम के क्वेश्चन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following ecosystem is known as the land of big games? लैंड ऑफ बिग गेम्स काम किसको कहते हैं? हिमालय, तुंद्रा, तैगा, सवाना एंड तुंद्रा। इकोसिस्टम का लार्ज ऑफ बिग गेम्स का मतलब क्या आता है? बहुत सारी चीज हो वहां पर, जैसे कि लोग रहते हो, बहुत सारी जैसे कि हम क्या कहते हैं उसको, फनान फ्लोरा जो होते हैं वो हो, एनिमल्स रहते हो, हमारे वेराइटीज ऑफ स्पेसिस हो, उस चीज को हम लैंड ऑफ बिग गेम्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो वो इस चीज का है वो है ऑप्शन नंबर सी, सावाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मैंग्रोव फॉरेस्ट इन एशिया आर लार्जली कंसेंट्रेटेड इन व्हिच कंट्री? जो है सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड इंडिया। मैंग्रोव फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बहुत सारी डिवाइडेड करते हैं, जैसे कि तो आपको वो चीज़ देखना है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है, अदर जो फॉरेस्ट एरिया है कहाँ पर वो कंसंट्रेशन है ज़्यादा, उसका परसेंटेज कहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एशिया के लार्जली कंसंट्रेटेड मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो है हमारे इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। So guys, I hope this will going to be help to all of you for any of the exam, like particularly in teaching exam. Wish you all the very best for your exam. Please to subscribe my channel, share and like this video. Hi, have a nice day. Goodbye. Take care.